राजनीति संकट पर पीएम मोदी की तेल और विदेश मंत्रियों संग हाई लेवल मीटिंग। गैस सिलेंडर की सप्लाई पर लगा ब्रेक। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। यूएई के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा का बड़ा दावा, बोले पीएम मोदी एक झटके में खत्म कर सकते हैं ईरान इजराइल की जंग। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लगाया आरोप तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार, बोले न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें। राज्यसभा चुनाव से पहले निर्विरोध चुने गए 26 नेता। इधर तेजस्वी ने बुलाई महागठबंधन विधायकों की बैठक, 5वीं सीट को लेकर फंसा पेच। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट की। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के हाई लेवल मीटिंग की। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हरमुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इसके चलते देश में घरेलू गैस की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एलपीजी की संभावित कमी से निपटने और देश में गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। मौजूदा संकट की मुख्य वजह हरमुज जलमार्ग का बंद होना बताया जा रहा है। इधर केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। बता दें कि ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। वहीं छोटे छोटे होटल और भोजनालय चलाने वाले कारोबारियों ने सरकार से सप्लाई बहाल करने की मांग की है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के भारत में पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से ही ये संघर्ष खत्म हो सकता है। यूएई के भारत में पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि यूएई इसमें क्यों शामिल हो। इसमें शामिल होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे जोर दिया कि यूएई ना तो ईरान और ना ही इजराइल को अपनी धरती को हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ साझेदारी और ईरान के पड़ोसी देशों के बावजूद यूएई इस युद्ध से दूर रहना चाहता है। इस दौरान यूएई के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न केवल खाड़ी देशों के नेताओं बल्कि क्षेत्र की जनता और व्यापारिक समुदायों में भी सम्मानित व्यक्ति हैं। उनकी विश्वसनीयता दोनों पक्षों तक पहुंचती है। यूएई के भारत में पहले राजदूत मिर्जा ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी का सिर्फ एक फोन कॉल इजराइल और ईरान मुद्दे को हल कर सकता है, इसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और अब बात अमेरिका की। ईरान पर हमले के 10 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे सुलह का रास्ता तलाशने की सलाह दी है। इस सलाहकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका बीच युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। सलाहकारों ने ट्रंप से उनके वोटरों के नाराज होने की भी आशंका जाहिर की है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द ही युद्ध खत्म करने का बयान दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि ईरान युद्ध से अमेरिका को कोई आर्थिक या सैन्य लाभ फिलहाल हासिल नहीं होता दिख रहा है। जंग और ज्यादा बढ़ता है तो रिपब्लिकन वोटर्स भी नाराज हो जाएंगे, जो मिड टर्म इलेक्शन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसी साल के आखिर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होना है। बता दें कि जंग की शुरुआत में अमेरिका का मकसद ईरान में तख्ता पलट करना था। इसके लिए अमेरिका ने जंग के दूसरे ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान ले ली। इस मामले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्डेम पर बयान जारी किया है। उनका कहना है कि अमेरिका को ये भ्रम था कि लड़ाई शुरू होते ही ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन वे अपने प्लान को सफल नहीं कर पाए, पूरी तरीके से फेल हो गए।
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस शुरू होते ही सदन के आसन पर बैठने से जुड़े नियमों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि पहले भी जब ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आया है तो डिप्टी स्पीकर पद पर बैठता है। देश में 200 से ज्यादा विपक्षी सांसद होते हुए भी आज डिप्टी स्पीकर नहीं है। ये दिखता है कि कैसे सदन चल रहा है। सदन में माइक भी अस्त्र बन गया है, सत्ता पक्ष का ये हथियार बन गया है और नेता विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता। गोगोई ने कहा कि ये प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर ओम बिरला का रिश्ता सभी सदस्यों के साथ अच्छा है। हम दुखी हैं, लेकिन हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। जब चेयर पर बैठे सांसद जगदम्बिका पाल के बार बार समझाने पर विपक्षी सांसद नहीं माने तो गृह मंत्री अमित शाह अपने सीट से खड़े हो गए और कहा कि कांग्रेस सांसद नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं इनको टोकना नहीं चाहता था। संविधान के अंदर प्रिसाइड शब्द का जो प्रयोग किया गया है उससे स्पीकर का कार्यालय खत्म नहीं होता। ये गलत व्याख्या दी जा रही है। सदन भंग भी हो जाए और चुनाव के दौरान तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि चुनाव के बाद नए स्पीकर का चुनाव न हो जाए। ये गलत व्याख्या की जा रही है। सदन में आसन पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन भंग भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक नए सरकार का गठन ना हो जाए, नए स्पीकर का चयन ना हो जाए। इस खबर में बात एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि करीब 7 लाख दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों की तरफ से किया जा चुका है, जबकि पहले 63 लाख दावे विचाराधीन थे और अब करीब 57 लाख मामले शेष बचे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा आप लोग पीछे हट जाएंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हमें बताया है कि 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। सीजेआई ने कहा कि आपका आवेदन समय से पहले दायर किया गया है और इससे ऐसा लगता है कि आपको न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। सीजेआई ने आगे कहा कि ऐसे आवेदन दाखिल करने की हिम्मत कैसे हुई। साथ ही सीजेआई ने कहा कि कोई भी न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत ना करे, मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी अनिवार्य कदम ऐसा ना उठाया जाए जो इस प्रक्रिया को बाधित करे, जब तक कि उसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति न मिल जाए। पोर्टल में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर तुरंत किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे ऐसी बाधाएं न आए। फटकार के बाद वरिष्ठ वकील गुरुस्वामी ने साफ किया कि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ यूपी का हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। यूपी में शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मौलाना के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 83 शिकायतें अभी तक दर्ज बताई जा रही हैं। यूपी के लोग गुस्से में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी पुलिस किसी भी वक्त मौलाना सलीम को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में राजपूत करनी सेना ने हजरतगंज चौराहे पर मौलाना का पुतला दहन किया। मौलाना सलीम के खिलाफ लखनऊ में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं हंगामा बढ़ता देख अब मौलाना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नया वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। वीडियो में मौलाना ने दावा किया है कि वीडियो 2 साल पुराना है और उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा है। मौलाना ने कहा कि मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है। वो वीडियो रमजान के महीने का नहीं है बल्कि 4 मई 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 1.25 साल पुराना ये वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है, आधी बात छिपा दी गई है। आखिरी खबर में बात राज्यसभा चुनाव की। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए, यानी चुन लिए गए। इनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे प्रमुख नाम शामिल है। कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण ये नेता बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। दूसरी तरफ बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक को लेकर राजद के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को होना है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इसको लेकर हम लोगों की बैठक है।
हमें उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट जरूर जीतेगा।